नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज आप मेरे साथ कर रहे हैं रणथंभौर के हमीर चौहान शासक के बारे में। तो रणथंभौर के हमीर चौहान हैं 1282 से 1301 तक। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए रणथंभौर के शासक हुए हैं जैत्र सिंह और जैत्र सिंह के पुत्र थे हमीर। जैत्र सिंह ने अपने तीसरे पुत्र हमीर को योग्य होने के कारण, यानी इनके तीसरे पुत्र थे जैत्र सिंह के हमीर, लेकिन योग्य होने के कारण उन्होंने तीसरे पुत्र को राज्य दिया और अपने जीवन काल के अंदर ही 1282 में उन्होंने हमीर का राज्यारोहण कर दिया। इन्होंने 1288 तक शासन आरामदायक स्थिति में किया और अपने पूरे प्रयास किए कि दिग्विजय की नीति वो अपनाते रहे और 1288 तक दिग्विजय की नीति अपनाकर उन्होंने जो कार्य किया वो राज्य विस्तार का काम किया। राज्य विस्तार के अंदर जिन राज्यों को उन्होंने प्राप्त किया था उन राज्यों को उन्होंने धन लेकर वापस मुक्त किया और साथ ही साथ उन्होंने विजयों के कारण कोटि यज्ञों का भी संपादन किया और मेवाड़ के शासक जब समर सिंह को उन्होंने पराजित कर दिया तो पूरे राजस्थान के अंदर इनकी धाक जम गई। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। अब हम बात करते हैं हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जब हमीर शासक हैं उस वक्त सल्तनत के शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक लगभग जब शासक बने थे 1290 के अंदर, तब वो काफ़ी उम्र के थे, 70 साल की उम्र के थे। लगभग 70 साल की उम्र में शासक बनने वालों में यही सल्तनत के शासक हुए हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो ये अपने पास में एक रणथंभौर जैसे शक्तिशाली होते हुए क्षेत्र को नहीं देख सकते थे। क्यों कि दिल्ली के ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, इसलिए दिल्ली के लिए वो कभी भी समस्या हो सकता था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर का अभियान किया और उन्होंने झाइन पर कब्जा कर लिया। देखिए रणथंभौर से पहले जो दुर्ग आता है वो झाइन क्षेत्र है। झाइन है उस पर रणथंभौर से पहले जब अधिकार हो गया तो रणथंभौर की कुंजी आ गई, यानी झाइन को रणथंभौर की कुंजी कहा गया है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजपूतों के प्रबल प्रतिरोध के कारण वो रणथंभौर को प्राप्त करने में नाकामयाब रहे और वो नाकामयाबी में वापस चले गए। लेकिन 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने दोबारा अभियान किया, लेकिन राजपूतों के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और रणथंभौर का दुर्ग हाथ में न आता हुआ देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात कही थी और ये बहुत ही लेवल की बात है जो कई कंपटीशनों के अंदर मेरे को देखने को मिलती है। और वो बात ये है कि मुझे इस दुर्ग की बजाय मुसलमानों के सर का एक एक बाल प्यारा है। इसको कई बार बदल के भी कहा जाता है कि इस मुसलमानों के बाल के लिए भी मैं से कई दुर्ग है वो कुर्बान कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये बात है वो जलालुद्दीन खिलजी ने कही है। किस अभियान के समय कही है? रणथंभौर अभियान के समय कही है। कौन सा अभियान था? दूसरा अभियान था। कब का अभियान था? 1292 का अभियान था। ये प्रश्न कई बार उलट पलट रूप में बन चुका है। अमीर खुसरो इस अभियानों के अंदर स्वयं मौजूद था और इनका जिक्र वो मिफ्ता उल फुतू में करता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का आंखों देखा वर्णन हमें किसकी रचना से मिलता है? अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फुतू। अब हम बात करते हैं हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। देखिए इसको लिखने से ये आसान काम हो जाता है कि आप इसको आराम से सुनते हैं और फिर इसको नोट कर लेते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको फटाफट इसकी याद रह जाता है ये। ठीक है, तो हमीर और अलाउद्दीन खिलजी हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा या ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सत्ता प्राप्त कर ली। ठीक है, इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता प्राप्त की और साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और उसकी निगाह किधर पड़ी? रणथंभौर पर। उसने रणथंभौर के लिए अभियान किए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के अभियान किए, उसके क्या कारण थे? कई कारण हैं। राजपूतों पर दाग जमाना,
देखिए, सामरिक दृष्टि से रणथंभौर बहुत ही महत्वपूर्ण था और दिल्ली के समीप था। यदि दिल्ली से दक्षिण की तरफ कोई भी अभियान करना होता तो रणथंभौर के पास से गुजरना होता था। ऐसे सामरिक क्षेत्र पर यदि वो कब्जा कर लेता तो राजपूतों पर उसकी धाक जम जाती। दूसरा, दिल्ली से निकट था। दिल्ली के निकट एक शक्तिशाली राज्य का होना अलाउद्दीन के राज्य के लिए खतरा था, इसलिए वो उसे समाप्त करना चाहता था। हम देख चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी है वो 2 बार रणथंभौर के अभियान कर चुका था, 2 बार असफल रह चुका था। इस हार का बदला लेने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर कब्जा करना चाहता था। नेक्स्ट, साम्राज्यवादी। रणथंभौर के हमीर ने शासक बनने के बाद 88 तक साम्राज्य को बढ़ाने की अपनी नीति अपनाई थी और उससे भी अधिक साम्राज्यवादी नीति का सहारा लेने वाला शख्स था अलाउद्दीन खिलजी। वो बहुत ही साम्राज्यवादी व्यक्ति था और साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। अपने आप को वो द्वितीय सिकंदर सानी कहने वाला था और साम्राज्य बढ़ाना उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। तो साम्राज्य बढ़ाने के लिए भी उसने रणथंभौर को कब्जे करना जरूरी था। अंतिम हम देखें विद्रोहियों को क्षण, तो ये एक तात्कालिक कारण के रूप में हम ले सकते हैं। अगर हम नयन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य को देखें, नयन चंद्र सूरी है, उन्होंने लिखा है हमीर महाकाव्य। उन रचना के आधार पर हम देखें तो हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के 2 भगोड़े शख्स सेनानायक, एक तो मोहम्मद शाह है और दूसरा उसका भाई के हबरू, उनको शरण दे रखी थी। किसने? उनको शरण दे रखी थी हमीर ने। और ये घटना इतिहासकार इसामी भी कहता है। अब घटना क्या थी? देखिए, जब अलाउद्दीन की सेना है वो उलूग खान नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात का अभियान करती है, तो गुजरात का अभियान से जब वो माल लूटकर वापस आ रहे थे तो जालोर के समीप माल के बंटवारे को लेकर 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। अब बात उठती है कि 9 मुसलमान कौन थे? देखिए, 9 मुसलमान भी बाहर से आए हुए तुर्क और मंगोल थे और इन्होंने क्या किया, ये विद्रोह किया करते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया कि आप विद्रोह न करें, शांति से रहे, सेना में भर्ती हो जाए, दिल्ली के आसपास बस जाए। तो जो दिल्ली के आसपास बच चुके थे और अलग थे, वो इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर चुके थे, सेना में आ चुके थे, वो लोग 9 मुसलमान कहलाए। इन 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया जालोर के समीप माल के बंटवारे को लेकर। तो इस उपद्रव के अंदर हालांकि ईसाई सेना जीत गई, लेकिन मोहम्मद शाह और उसका भाई के हबरू भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो किसके शरण में चले जाते हैं? हमीर की शरण में चले जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जब हमीर से इसकी मांग करता है तो वो लौटाने से इनकार कर देता है। ये चीज़ें हमें हमीर महाकाव्य से मिलती है, इसामी के वर्णन से मिलती है और गुजरात अभियान के जिक्र उसमें मिलता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, मोहम्मद शाह जब हमीर की शरण में जाता है तो हमीर उसे जगाना क्षेत्र की जागीर का जागीरदार बना देता है। लेकिन वहीं हम चंद्रशेखर की रचना हमीर हट देखें तो हमीर हट के अंदर दूसरा जिक्र आता है। हमीर हट में चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी मराठा थी। इस मराठा रानी का मोहम्मद शाह के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र तैयार किया। लेकिन समय रहते अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चल गया और उन्होंने इसको बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद शाह भागने में कामयाब हो गया और वो हमीर की शरण में चला गया। इस प्रकार ये 2 घटनाएं आती जिनके द्वारा पता चलता है कि हमीर के पास वो शरण में गया था और हमीर ने उनको वापस लौटाने से मना कर दिया। अब हमीर ने जब अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं मानी तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के खिलाफ अभियान किए। उस अभियान के अंदर उन्होंने किस किस को भेजा? उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां। उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां को भेजा, लेकिन ये कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए प्रारंभिक सफलताएं किसके हिस्से में रह जाती है? हमीर के हिस्से में। क्योंकि जब ये उलूग खां, अलप खां, नुसरत खां रणथंभौर का अभियान करते हैं तो रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले झाइन पर कब्जा कर लेते हैं और झाइन पर कब्जा करने के बाद अल्प खां उसका नाम नौशहर रख देता है। ठीक है, अब इस बात की सूचना हमीर को मिलती है, लेकिन हमें यह भी पता चलता है हमीर महाकाव्य से
कि इस समय हमीर ने कोटि यज्ञ समाप्त ही किया था और वो मुनि व्रत में व्यस्त था, इसलिए स्वयं ने जाकर उसने अपने 2 विश्वास सेनापतियों धर्म सिंह और भीम सिंह को अलाउद्दीन की सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा। तो भीम सिंह और धर्म सिंह शाही सेना का मुकाबला करने के लिए जब गए तो उन्होंने संघर्ष ज़बरदस्त किया और शाही सेना को दूर तक खदेड़ दिया और शाही सेना के माल को लूट लिया। अब शाही सेना के माल को लूट कर जब वो वापस आ रहे थे तो धर्म सिंह के पास लूट का सामान था, वो आगे चल रहा था और भीम सिंह उसे पीछे था, लेकिन बाद में दोनों के बीच काफ़ी दूरी हो गई। और जब ये अलप खां को पता चल गया कि धर्म सिंह बहुत आगे जा चुका है और भीम सिंह पीछे, तो अलप खां ने अपनी सेना लेकर किस पे आक्रमण कर दिया? उन्होंने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और भीम सिंह अलप खां के संघर्ष करता हुआ कई राजपूत सेनाओं के साथ मारा गया। और धर्म सिंह जब अमीर के दरबार में पहुंचा, अमीर को जब पता चला कि भीम सिंह की इस प्रकार हत्या हो गई है, तो भीम सिंह की इस प्रकार वध का आरोप अमीर ने किस पे रच दिया? धर्म सिंह पर रखा कि आपके कारण ऐसा हुआ है। तो धर्म सिंह को अंधा करवा दिया गया और धर्म सिंह के स्थान पर भोजराज को उसकी गद्दी दे दी गई, या यूँ कहें उसका पद है वो भोजराज को दे दिया गया। भोजराज ने व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वो शीघ्र ही व्यवस्था जब सुधार नहीं पाया तो वो अलोकप्रिय हो गया। इसी अलोकप्रियता के अंदर धर्म सिंह ने अमीर को वापस ये बताया कि यदि वो मुझे अपने पहले वाले पद वापस दे दे तो मैं राजस्व सुधार कर सकता हूँ, राज्य की व्यवस्था को सुधार सकता हूँ। धर्म सिंह की ये बात सुनकर अमीर ने भोजराज को कार्य से हटा दिया और धर्म सिंह को वापस उसके पद पर नियुक्त कर दिया। अब धर्म सिंह जब वापस पद पर नियुक्त हुए, वो पहले वाले अपमान को नहीं भूले थे, वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। उस अपमान का बदला लेने के लिए धर्म सिंह ने प्रजा पर कर ज़्यादा लगा दिए और उनको ज़बरदस्ती कर वसूल करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रजा में राजा और उसके सेवक सारे ही अलोकप्रिय हो गए। इधर जब भोजराज को निकाला गया तो भोजराज भी रुष्ट हुआ और वो भी अपने अपमान को मानकर किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। और इसी परिस्थितियों के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो शाही सेना रणथंभौर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन हिंदू वाट की घाटी के अंदर ये शाही सेना राजपूत सेना से हार जाती है और भाग जाती है। इस प्रकार फिर जीत किसके हिस्से में आती है? अमीर के हिस्से में जीत आ जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना रवाना करता है। उलूग खां नुसरत खां फिर जाते हैं और वो झाइन पर अधिकार कर लेते हैं। अब उलूग खां मेहल नसी नामक एक दूत को अमीर के पास भेजता है, किस लिए? संधि करने के लिए। मेहल नसी अमीर के पास जाके संधि की शर्तें बताते हैं कि जो विद्रोही है मोहम्मद शाह और केहबरू, उनको किसे सौंप दिया जाए? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया जाए और अमीर की जो पुत्री देवल देवी है उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर के घेरे को छोड़कर चला जाएगा। अमीर ये शर्त मानने से इनकार कर देता है। हालांकि उसकी पुत्री देवल्दी सुझाव देती है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर लेती हूँ, करने के लिए तैयार हूँ यदि अपना राज्य सुरक्षित रहे, लेकिन अमीर इस बात को स्वीकार नहीं करता। अब उलूग खां रणथंभौर के घेरे को डाल देते हैं और वहाँ संघर्ष के लिए मोर्चा बनाते हैं। वहाँ पासीब और गरगच बनाए जाते हैं। देखिए, पासीब और गरगच ऐसे साजो सामान हैं जो सामने से आने वाले पत्थरों से बचाने के लिए एक पर्दे का सा काम करते हैं। साथ ही साथ उसने मगरब बनाए जिनके द्वारा पत्थरों को ऊपर फेंका जा सकता था। ठीक है, तो ये उनके हथियार थे। जैसे हथियार पत्थर फेंकने के इनके पास थे, वैसे ही दुर्ग में भी ऐसे यंत्र थे जो नीचे पत्थर फेंकने के थे। उनमें था भैरव यंत्र, ठिकुलिया, मरकटी, ये ऐसे यंत्र थे जो ऊपर से पत्थर फेंकने के काम आते थे। ऐसे ही पत्थर फेंकने से नुसरत खां घायल हो गया। नुसरत खां जब दीवार बना रहा था पत्थर की, उसकी मरम्मत कर रहा था, तो ऊपर से एक पत्थर आया और वो नुसरत खां के लग गया। ये यहाँ इतिहास का एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है कि रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति
पत्थर लगने से मर गया था, तो वो है नुसरत खां। या कौन सा सेनापति दीवार की मरम्मत करते हुए मारा गया था? नुसरत खां। रणथंबोर अभियान के दौरान कौन सा प्रमुख सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां। इस प्रकार की स्थितियों के प्रश्न बार बार पूछे गए। ठीक है। अब नुसरत खां घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब हमीर ने मौका देखा और दुर्ग से बाहर निकले और उलूग खां को झाइन से खदेड़ दिया। इस प्रकार भी यहाँ भी शाही सेना असफल हो गई। अब इतनी असफलताओं के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पारा गर्म हो गया और उसने रणथंबोर की ओर स्वयं प्रस्थान कर दिया। तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर आना और रणथंबोर पर आक्रमण करना। तो अलाउद्दीन खिलजी है अब स्वयं कहाँ गया? रणथंबोर आ गया, क्योंकि जब उसे नुसरत खां की मृत्यु की पता चली तो उसे मान लगा जैसे ये बार बार अपमान हो रहा है। इस समय अमीर खुसरो उसके साथ था, जिसकी प्रमुख रचना खजाइनुल फुतूह के अंदर इस रणथंबोर के अलाउद्दीन के आने की और यहाँ अभियान करने की जानकारी प्राप्त होती है। ये यहाँ उसका अमीर खुसरो का खजाइनुल फुतूह में आंखों देखा वर्णन है। अब इन्होंने पासेब, मगरफ़ी, अर्रादा इन यंत्रों की सहायता से अपना मोर्चा तैयार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया रणथंबोर को कब्जा करने का, लेकिन लंबे समय तक जब घेरा पड़ा रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तब उन्होंने विश्वासघात या छल कपट का सहारा लिया और उन्होंने संधि हेतु प्रयास किए। राणा हमीर ने संधि की बात करने के लिए रत्तीपाल को भेजा। रत्तीपाल है जब अलाउद्दीन खिलजी के पास आए, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको लालच दे दिया रणथंबोर का, और रत्तीपाल के साथ ही दूसरे सेनापति रणमल भी शामिल हो गए। इस प्रकार रणमल और रत्तीपाल ये दो हमीर के सेनापति थे जो अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आ गए। दुर्ग प्राप्ति की लालच में इन्होंने अपने राजा के अमीर के साथ विश्वासघात किया और इन्होंने दुर्ग की खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया। अब खाद्य सामग्री जब दूषित हो गई तो पूरे दुर्ग के अंदर भोजन सामग्री की बहुत कमी महसूस हुई, या कमी इतनी पड़ गई। उस समय अमीर खुसरो की रचना से पता चलता है कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। ये स्थिति यहाँ हो गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर अब राजपूतों के पास दुर्ग से बाहर आकर लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब अमीर बाहर आए और राजपूतों ने संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष के अंदर हमीर तथा उसके विश्व सेना नायक और अनेक राजपूत योद्धा काम आ गए और हमीर की रानी रंगा देवी ने जौहर कर लिया। यह इतिहास में अलग अलग जगह अलग अलग बात देखने को मिलती है कि यहाँ मोहम्मद शाह जो कि यहाँ शरण में आए हुए थे, उनकी मुसलमान स्त्रियों ने भी यहाँ रंगा देवी के साथ जौहर किया था। ये भी प्रश्न कई जगह देखने को मिलता है कि कहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, तो वो रणथंबोर के पास माना जाता है। इसी प्रकार कहीं ये लिखा आता है कि ये जो जौहर हुआ था वो जल जौहर हुआ था। पद्मला तालाब के अंदर उन्होंने डूबकर अपनी जान दी थी। ये रणथंबोर का प्रथम शाखा कहलाता है और जोधराज की रचना है हमीर रासो, उसमें इस घटना का जिक्र आता है। किसकी रचना है? जोधराज की रचना हमीर रासो से इस घटना की जानकारी मिलती है। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने आता है मोहम्मद शाह, जो कि घायल अवस्था में होता है। मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी पूछता है, यदि तुम्हें ठीक करवा दिया जाए तो क्या करोगे? मोहम्मद शाह बड़ा बेबाक जवाब देता है, यदि मैं ठीक हो गया तो मैं आपको मारूंगा और हमीर के किसी वंशज को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये बात सुनते अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ होते हैं और वो हमीर को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देते हैं। इस प्रकार मोहम्मद शाह का अंत होता है। अब हम बात करते हैं हमीर के कार्यों के मूल्यांकन की। देखिए, हमीर एक अच्छा योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही अच्छा योद्धा था, इसीलिए वो 17 युद्धों लड़ चुका था, जिसमें 16 युद्धों को उसने जीता था। अच्छा सेनानायक था, उसमें हालांकि कुछ कमियां भी थी, जिन कमियों की वजह से वो पार नहीं पाड़ सका। उसने अच्छे शरणागत का एक उदाहरण पेश किया है, जो आज भी उदाहरण देकर बताया जाता है। उसके दरबार में विजयादित्य सम्मानित दरबारी कवि थे, राघव देव उसके गुरु थे।
उसने कला के क्षेत्र में भी एक अतुलनीय काम किया। यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न के रूप में देखा जाता है कि रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने करवाया था। 32 खंभों की यह छतरी हमीर ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में करवाई थी, क्योंकि हमीर के पिता जेत्र सिंह ने 1250 से 1282 32 साल तक शासन किया था। उसी शासन की याद में हमीर ने रणथंभौर में छतरी बनाई थी, तो कला का पोषक भी था। हालांकि उसने जो शरणागति का उदाहरण पेश किया उसमें एक कहावत चली आ रही है, सिंह सवन का, जिस प्रकार एक शेरनी जंगल में राजा बनने के लिए एक ही शेर को जन्म देती है, सतपुरुष वचन एक ही बार देता है और वो कभी पीछे नहीं हटता। कदली फले एक बार, इसी प्रकार जो केले का फूल है वो एक ही बार खिलता है। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार, इसी प्रकार जब वधू को तेल चढ़ाने की रस्म हो जाती है तब उसको दोबारा तेल चढ़ाई नहीं होती, उसकी शादी करनी पड़ती है। उसी प्रकार हमीर है वो हट कर ली तो अब वो नहीं हटेगी, वो अपनी जान देकर भी इसे पूरा करेगा। ये इसके बारे में कहावत चली आ रही है। हमीर की सबसे बड़ी समस्या भी माने तो उसकी कमजोरी में थी कि उसने पड़ोसी राज्यों के साथ कोई सामंजस्य बनाने का प्रयास नहीं किया। उसने पड़ोसी राज्यों को विजित किया और धन देकर उनको छोड़ा था। इसी प्रकार उसने दूसरे लोगों से, विदेशी ताकतों से लोहा लेने के लिए या सल्तनत से लोहा लेने के लिए कोई संगठन बनाने का प्रयास नहीं किया। ये भी उसकी असफलता थी। फिर युद्ध के दौरान ही जब रणथंभौर और सुल्तान के बीच तनातनी थी, उस दौरान ही उसके द्वारा प्रजा पर कर ज़्यादा लगा देना, ज़बरदस्ती वसूलना, ये भी उसके योग्य कारण नहीं थे। ये भी ऐसे कारण थे जो उसको अलोकप्रिय बना रहे थे। लेकिन हम इतिहासकार दशरथ शर्मा की बात देखें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनका कहना है कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो वे उसके वीरोचित युद्ध और वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। इस प्रकार वो एक नायक के रूप में उसे साबित करते हैं। अब कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। हमीर महाकाव्य रचना है नयन चंद्र सूरी की। हमीर रायन रचना है व्यास भांड की। हमीर रासो रचना है जोधराज की। हमीर बंदन रचना है अमृत कैलाश की। और हमीर हट रचना है चंद्रशेखर की। ये सभी रचनाएं हमीर को एक नायक पेश करती है और नायक के रूप में इसको गुणगान करती है। इस प्रकार हमीर को किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंका जा सकता। धन्यवाद।